हेलो स्टूडेंट्स, आज अपनी क्या है नेक्स्ट क्लास है कौन चैप्टर की, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की। अब तक जो हमने क्या कर लिया, पूरा चैप्टर पढ़ लिया है कंप्लीट। क्या क्या पढ़ लिया वापस में बात कर लेता हूं, कौन कौन सी चीज पढ़ी हमने। पहला पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कि पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक का मीन क्या होता है, हमने पढ़ लिया। उसके बाद ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, उसका हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमने क्या बात करी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनी, उसके बारे में हमने कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा योगदान दिया वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने स्टार्टिंग में डोबराइन ने पढ़ा, फिर न्यूलैंड पढ़ा, लोथरमेयर पढ़ा, देन हमने पढ़ा कौन सा, हमने पढ़ा मेंडलीव, और लास्ट में मॉडर्न पीरियड टेबल के लिए महेंद्री मोजले साहब को हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होते हैं, क्या क्या इसमें ट्रेंड्स होते हैं, वो डिस्कशन करते हुए लास्ट क्लास अपनी कौन सी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली थी, जिसके अंदर हमने पोजीशन ऑफ एलिमेंट डिस्कवर कैसे करते हैं वो भी हमने डिसाइड मतलब अच्छे से देख लिया था कि कैसे डिसाइड करते हैं। चलें, आज की क्लास कौन सी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं जो मैंने कुछ लिए हैं, एनसीईआरटी से लिए हैं। अब अगर मान लो मेरे को प्रॉपर नहीं मिले तो एक दो क्वेश्चन मैंने अपने साइड से भी ऐड कर दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो चलते हैं अपने क्लास के ऊपर, जो कि कौन सी है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जो कि नीट में आ सकते हैं और नीट में उस बेस पे क्वेश्चन आ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, प्लेटफॉर्म इजीली है। इजीली क्या बोलता है, लर्न विद स्माइल, मतलब हमें जो सीखना है वो कैसे करना है, स्माइल के साथ सीखना है, मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज सीखना है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर। अगर आप इसमें नए हो, मान लो आपने अभी तक इजीली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है और इजीली ऐप डाउनलोड वहां से क्या करना है, डाउनलोड करके यहाँ क्या करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। जब इसको क्या करो, क्रिएट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेम मिलेगा, उसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है, मेल मतलब जेंडर जो भी है आपका, मेल फीमेल, और क्या करना है, लोकेशन मान लो अब मैं जयपुर हूं तो जयपुर के लिए लोकेशन डाल देना है, जैसे जहां भी आप हो वहां की लोकेशन आप इसमें फिल कर देना। आगे क्या मिलेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना, और जैसे इसको आप क्या करोगे, वेरीफाई विद ओटीपी करोगे तो यहाँ क्या ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, उसको क्या कर देना, यहाँ फिल करिए। आप क्या करो, जैसे ही वेरीफाई करोगे तो हमारा क्या होगा, ऐप अप्लाई क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ऐप ओपन होगा तो हमारे जितने भी कोर्स चल रहे हैं, जैसे कि मान लो कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल एग्जाम जैसे कि IIT जी, नीट, बैंक, SSC के लिए, तो ये आपको वहां मिल जाएगा। आप आराम से इसको देख सकते हो कौन कौन से बैच चल रहे हैं। एक तो है नॉन मेडिकल BS ओनली क्लास 11-12 के लिए, मेडिकल के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, प्रारंभ बैच फॉर नीट के लिए, और टॉपर बैच किसके लिए, नीट के लिए, मतलब ये अवेलेबल है हमारे पास। अब मैं बात करता हूं जिस क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो क्लास कौन सी है, अभी वो चल रही है प्रारंभ बैच के तहत चल रही है। ये प्रारंभ जो बैच है वो क्लास 11th के लिए है और 12th क्लास के लिए हमारे पास कौन सा है, टॉपर्स बैच है। अगर मैं बात करता हूं उसकी फीस की कितनी है, 8,999 रुपीज। लेकिन अगर आप ये कोड उसमें डालते हो कौन सा, फ्री इजिली नाम से, तो क्या हो जाएगा, आपको 2000 से ज्यादा वीडियोस इस पे बिल्कुल फ्री दिखाई देंगे आपको। तो इसलिए आप क्या करना है, जल्दी से जल्दी जाके इजीली आप डाउनलोड कर देना है। अब तक हम कौन से चैप्टर में आए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट के अंदर। इससे पहले 2 चैप्टर और हो चुके हैं, तो उनके वीडियो भी इसमें मिल जाएंगे, फिजिक्स से मिल जाएंगे, केमिस्ट्री मिल जाएंगे, बायोलॉजी मिल जाएंगे, मैथ के मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है ताकि आप हमसे जुड़ सको और आपका अपना बेस अच्छे से तैयार कर सको। चले अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक क्या है अपना टॉपिक है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की ओर। अब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी से लिए हैं मैंने, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप कैसे जस्टिफाई कर पाओगे कि जो 5th पीरियड होता है उसके अंदर 18 एलिमेंट पाए जाते हैं। चलें बात करता हूं, हमें पता है जो पीरियड की बात कर रहा हूं, देखो किसकी बात करूंगा मैं, पीरियड की बात करूंगा। तो पीरियड को देखो, पीरियड की बात कर रहा हूं तो पीरियड देखो, यहाँ पे जो पीरियड होते हैं वो पीरियड कितने होते हैं, यहाँ पे अपने पास 7 होते हैं। कौन कौन सा, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया, हाइड्रोजन वाला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये अपने पास है। तो ये बात ये पूछना चाह रहा है कि जो 5th वाला जो पीरियड है, इस 5th वाले पीरियड के अंदर कौन कौन कितने एलिमेंट आते हैं टोटल। तो देखो इसमें बात करता हूं, अगर मैं इसमें बात लिखना चाहूं तो मैं पूरा लिखना चाहूंगा, अगर रुबिडियम, इसके बाद में क्या आएगा, इधर से बात करना चाहूं तो या इसको पूरा लिख देता हूं, एक बार लिख देता हूं ना। देखो हाइड्रोजन के बाद कौन सा आएगा इधर, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बोरोन क्या आएगा, लिथियम,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस आगे क्या आ गया, इसके बाद स्ट्रोंशियम आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा इसके अंदर, कैल्शियम के बाद क्या आ जाएगा, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ उसको नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उस पर अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे जगह कम है मेरे पास, तो क्या लिया मैंने यहाँ पे पूरा ले लेता हूँ वापस। हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम की बात करता हूँ। मुझे किसके बारे में बात करनी है, मुझे रुबिडियम वाली बात करनी है। तो क्या चलते हैं फिफ्थ पीरियड के अंदर, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, अरे कहाँ उल्टा चल रहा हूँ मैं, क्या लिखना है, बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, यहाँ तक स्ट्रोंशियम आ गया। उसके बाद कैल्शियम के बाद क्या आता है, डी ब्लॉक आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक साथ में। ठीक है, इसके नीचे क्या जाएगी, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। ठीक, उसके बाद चलें तो कौन सा आएगा अपने पास, अगला कौन सा आएगी अपने पास, सीरीज आएगी कौन सी अपने पास आएगी, सीरीज कौन सी है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज क्या होती है, हमें तो चाहिए तो कौन सी वाली, यही तो चाहिए। चलो इसको बात करते हैं, बाकी भूल जाए, हमें क्या करना है, इसमें चलना है। चलें आगे चलता हूं। ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5 ग्रुप नंबर है। आगे चलते हैं, एलिमेंट की बात करता हूं। एलिमेंट कौन सा हो गया, बोरोन, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। चले आगे, उसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। मतलब न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब क्या है, बिकारी हैं, हमने पढ़ लिया था ये वाला। ओल्ड स्टाइल से टीपो। आगे, फिर कल बाहर आई आंटी जी, फिर कल बाहर आए कौन, आंटी जी आए। और लास्ट में कौन सा बच गया, हीना, नीना और करीना जाएंगे कहाँ, रंग महल में। तो ये हमने पढ़ लिया। चले मैं बात कर रहा हूं किसके, ग्रुप नंबर मतलब पीरियड नंबर किस, कौन सी, पीरियड नंबर 5 की। तो देखो एलिमेंट ऐड करना है, एलिमेंट जोड़ना है अपने को कि कितने के एलिमेंट आते हैं। क्या मैं इसको नंबर 1 दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। क्या फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट आते हैं, जी आते हैं, मैंने आपको बता दिया है डिटेल से। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं इसके बाद अपने कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, देखो, व्हाट वुड बी द आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। एटॉमिक नंबर कौन सा बात कर रहे हैं हम, 120 की बात कर रहे हैं। तो जब 120 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपको याद करना है। क्या करना है, देखो अब तक जो हम बात करते हैं, अब तक जो हम बात करते हैं क्या है, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं। कितना हमें कितना पता है, हमें पता है 118 तक हमें पता है अच्छे से। तो जब 118 तक हमें पता है तो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं एक बार क्या होता है। चले, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, जब स्टार्ट किया था तो हमने एक पढ़ा था आफ्बो रूल, पढ़ा था हमने आफ्बो रूल। तो आफ्बो रूल के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने कि हमें जब भी किसी में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। चलो करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d और 5f 6s 6p 6d 7s 7p 70 तो आज तक मिला ही नहीं, ये तो आज तक जो हमें मिले हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो चलो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले वाला मैं क्या करता हूं, ऐसे नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, नंबर लिखता हूं 1 2 3 4, उसके बाद कौन सा 5, उसके बाद 6 7 से थोड़ी आएगा, 7 तो क्या हो जाएगा 7 8 9, उसके बाद चलते हैं आगे, चलेंगे तो 4s 3d 4p, चलो ठीक है ना, 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17 और उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर जब ये भर जाएगा तो उसके बाद कौन सा आएगा, 8s आएगा। तो मैं इसमें सिंपल सी बात कर दूं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एटॉमिक नंबर 120 आता है तो इलेक्ट्रॉन कहां फिल करेंगे, तो यहां से लेकर अगर मैं यहां तक बात करता हूं पूरी, कहां तक 7p तक मैं अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 1s से लेकर अगर 7p में जाता हूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां तक 118 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ये आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर मैं बात करता हूं कौन सा एटॉमिक नंबर 119 के बारे में, तो 119 और 11 वो जो 120 एलिमेंट है वो कहां जाएंगे, उसके बाद 7p के बाद कहां जाएंगे, 8s में जाएंगे। अब आप पूछोगे साहब कि 8s में क्यों जाएंगे, अगर यहां पे मान लो 6f आ जाएगा तो 6f में चले जाएंगे। किसमें बात करूंगा, मान लो मैं बात करूंगा तो इसे ऐसे आ रहा हूं ना मैं, तो देखो 5f 6d 7p और कैसे कहता है, ऐसे मतलब ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो कौन सा आएगा नंबर, 8s का ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि 8s में वैल्यू कितनी आएगी, n+l की वैल्यू आएगी इसके अंदर 8 + 0 = 8। अगर मैं बात करता हूं किसकी, 6f के बारे में, तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। अगर मैं बात कर दूं इसके अंदर 7d के अंदर, तो 7d में कितना हो गया, 7 + d का कितना होता है, 2, मतलब 9 हो गया। तो हमें उसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करना, किसमें फिल करेंगे हम, 8s में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और 8s में फिल करेंगे तो कौन सा आएगा, 8s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2, 119 8s1, 120 8s2, मींस ये कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ग्रुप से बेरिलियम, मतलब बेरिलियम से वाले ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो मतलब कहाँ आएगा, ये रेडियम के जस्ट नीचे आएगा। ठीक, आई थी मास में आगे पूरी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखो इधर सेम क्वेश्चन जो लास्ट वाला था वैसे क्वेश्चन ये भी दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा चाह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है द एलिमेंट Z = 117 और 120 हैव नॉट येट बीन डिस्कवर्ड, मतलब हमें ये नहीं पता कि ये डिस्कवर है कि नहीं है। इन विच फैमिली और ग्रुप वुड यू प्लेस दिस एलिमेंट एंड ऑल्सो गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन ईच केसेस, मतलब हमें क्या करना है कि 117 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन से ब्लॉक में या कौन से ग्रुप में आएगा और 120 वाला कौन सा है। तो 120 वाला जस्ट मैंने आपको अभी बता ही दिया कि कैसे कौन सा करेगा। आई थिंक पूरी बात आपको उसमें आ गई, कैसे करेगा अच्छे से आपको पता है। ठीक, फिर भी मैं लिख देता हूं इसको, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिखना चाह रहा हूं। तो अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, चलते हैं आगे, देखो एक बार कैसे करेंगे। मुझे क्या करना है, सबसे पहले 120 वाली बात कर लेता हूं। अभी जैसे हमने बात करी 120, तो 120 की दोबारा बात कर लेता हूं। मैंने बताया था पोजीशन निकालने के लिए ट्रिक कौन सी होती है, लास्ट वाले इनर्ट गैस को लिख लो। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, हीलियम, अरे क्या, हीना, नीना और करीना जाएंगे रंग महल, और लास्ट में ओजी। ये है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 118 है। इसका कितना है अपने पास, 2 है। इसका कितना है, 10 है। इसका कितना है, 18 है। इसका कितना है, 32 है। 32 थोड़ी होता है, 8 8 16 36 होगा। इसका कितना होगा यहाँ पे अपने पास 54, और इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 86, और ये क्या होगा 118। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसके बाद कौन सा ब्रीड आएगा, 8। पी के बाद में कौन सा आता है, हमेशा एस आएगा। एस आएगा तो कौन सा आएगा, मैंने बताया था यहाँ पे 8s1 8s2। तो अगर मुझे इसका एटॉमिक नंबर लिखना, मुझे इसका कॉन्फिगरेशन लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, ओजी बोले तो मतलब क्या है, 118 नंबर वाली एलिमेंट मैंने यहां लिख दी। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर मान लो आईपीएस नेम के रूप में लिखना चाहूँगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, अन्य ऑक्टियम, UUO, साथ में क्या लिखूंगा मैं, 8s2। इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आप पूछ रहे हो, सोचोगे कि मैंने इतना लंबा चौड़ा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि लंबा चौड़ा ज्यादा होता था, इसलिए नहीं लिखा। हमें क्या करना है, इनर्ट गैस को ब्रैकेट में लिख के आगे वाले एलिमेंट का क्या करते हैं हम, क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख देते हैं। तो आई थिंक पूरी बात आपको समझ आ गई होगी। चले आगे चलते हैं। 117 की बात करता हूं, कौन से ग्रुप से बात करेगा, ये तो बात करेगा किससे, 8s2 में, मतलब सेकंड ए ग्रुप में, एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले में। ठीक, ये तो बात समझ आ गई। अब चलते हैं आगे, कौन से वाले में, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 117 वाला एलिमेंट कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो जब आपको पता है कि 118 वाला कौन से करेगा, इनर्ट गैसेज 18 ग्रुप से, तो पहले कौन सा आता है, 117 किसमें आता है, हेलोजन वाला फैमिली। तो क्या मैं लिख देता हूं सीधा यहाँ पे, कौन सा बिलोंग करेगा, ये हेलोजन फैमिली से।
अब क्या करना है, मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है साहब। मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता इसका, तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताओ। लास्ट वाले में मैंने बताया था, लास्ट वाले पेज पे ये वाला कॉन्फ़िगरेशन 117 कहाँ आएगा इसके अंदर, अपने पास आएगा 7P वाले के अंदर। कहाँ आएगा, 7P वाले के अंदर आएगा। तो हमें P को यहाँ रहा, इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक को आपको लिख देना है दोबारा। क्या करना है, इसको हम दोबारा लिख देंगे। दोबारा लिखेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा अपने पास। इससे पहले कौन सी एलिमेंट आई थी, इससे पहले नोबल गैस रेडोन, तो क्या लिखेंगे इसको, रेडोन ब्रैकेट में 7s2, कौन से बिलोंग से कर रहा है, 7 वाले से कर रहा है बिलोंग, 7s2। उसके बाद में आगे चलते हैं, आपस देखो पीछे चलते हैं। 7s2 के बाद क्या लिखेंगे हम, 6d या 5f, कोई भी एक चीज लिख दो। 6d बात कर लेता हूँ, या पहले 6d 10 5f 14। उसके बाद कौन सा लिखा अपन ने, उसको लिखा 7p5। इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर आपको का ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप आराम से पूरी चीज़ आप लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर, आगे चलते हैं। चलिए इधर क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख दिया है। आपको एलिमेंट की पोजीशन आपको मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं। अगर आपको इनर्ट गैस पता है, इनर्ट गैस कौन सी पोजीशन पे आती है, कौन सी वाली, तो उससे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। ऑर्डर ही नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूरा नहीं लिखा मैंने, तो अपने पास क्वेश्चन क्या है, पूरा नहीं आ पाया। फिर मैं मान लेता हूँ, एक ऑर्डर लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, 4 लिख दिए मैंने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसको हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर में हमें क्या करना है, इंक्रीज मतलब अरेंज करना है। तो हमें पता है कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, किस में चलेंगे, पीरियड में चलते हैं। तो जब भी हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जेड इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, डिक्रीज वाला चाहिए। ये क्या है, ग्रुप बिलोंग कर रहा है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आएगा। तो ये अगर एक ही ग्रुप में अगर बिलोंग कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसके अंदर ये ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि लेफ्ट राइट चलूंगा तो मेटेलिक करेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो सबसे कम किसका हो गया, कार्बन का, मतलब सबसे ज्यादा किसका हो गया, कार्बन का। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये आपके क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे ज्यादा किसकी साइज होती है, सबसे कम किसकी साइज होती है। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था साइज के बारे में कि जब भी कौन सी होती है, मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। कौन सी सीरीज है, पहले बात करता हूं इसके, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। तो उसके अंदर साइज क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है इसके नेगेटिव वैलेंसी के। किसके होगा, नेगेटिव वैलेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और पॉजिटिव के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो, उतना ही क्या होता है, छोटा माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है Mg, साथ में क्या दिया हुआ है, Mg+K2, और हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम, और साथ में क्या दिया हुआ है, Al+K3। ठीक है, चलिए बात करता हूं इसमें। अगर मैं बात करता हूं आइसोलेटेड सीरीज के अंदर, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। दोनों कंपैरिजन अगर हमें निकालना है तो इसमें क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसमें कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो पहले ऑर्डर चलते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो साइज क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो पहले किसका आएगा, मैग्नीशियम का आएगा। तो साइज ऑफ मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा है। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद Mg+K2, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, Al+3। ये आपके क्या हो गया, ऑर्डर हो गया किसका,
साइज ऑफ एलिमेंट का जो आपको गिवन थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलना चाह रहा है, कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्पीसीज, सेम भी जो क्वेश्चन बात कर रहा हूँ वही बताया, क्या बताया कि साइज अगर आइसोलेटेड की बात करता हूँ तो नेगेटिव के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, पॉजिटिव के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो नेगेटिव कहाँ है, ये रही नेगेटिव, -3 -2 -1 न्यूट्रल, +1 +2 +3। चले आगे, तो सिंपल सी बात आप सब जानते हो, तो नेगेटिव वाला कहाँ आएगा, सबसे वाला तो क्या ऑर्डर क्या हो गया, n-3 O-2 F-1 नियोन, उसके बाद Na+1 Mg+2 और साथ में आ गया कौन सा Al+K3। ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ एलिमेंट्स फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 7 बोल रहा है कंसीडर द एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर। कौन सा हो गया, बैंगन, आलू, ठीक है, उससे साथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और साथ में क्या दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है। मतलब ये क्या है, इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चले हमें क्या करना है, मेटेलिक ऑर्डर का अरेंज बताना है, ऑर्डर बताना है कि कैसा होता है। तो चले हमें पता है ये वाला कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये कौन सा हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बैंगन, आलू और गाजर की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर। और अगर मैं बात करता हूं ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर क्या होता है, अप टू डाउन जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, इसके अंदर बढ़ जाते हैं। तो चलें पहले चलेंगे हम इधर से इधर और इधर से इधर, दोनों चीज सेम कंडीशन। तो देखो इधर बोरोन पहले आ रहा है कि एल्यूमिनियम पहले आ रहा है, तो एल्यूमिनियम तो लास्ट में आ रहे हैं दोनों, मैग्नीशियम उसके बाद में आ रहे हैं, और पोटेशियम क्या है, सबसे पहले आ रहा है। तो हमें क्या पता है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, तो सबसे, और अप डाउन चलेंगे तो बढ़ेंगे। तो देखो पोटेशियम का तो बढ़ा हुआ है दिख रहा है, तो पोटेशियम देखो कहाँ बढ़ रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में पोटेशियम बढ़ा हुआ दिख रहा है मेरे को, बाकी कुछ ढूंढना ही नहीं है। 3 ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग कर दिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और अप टू डाउन चलेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज होते हैं। यही क्या था अपना कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या होगा, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन। तो सिलिकॉन कहाँ आता है, कार्बन के नीचे। तो हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है। तो जब इसके ऑर्डर की मैं बात करूंगा तो ऑर्डर में क्या आएगा, देखो बता रखा है मैंने आपको कि पीरियड में क्या होता है, पीरियड के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट चलूंगा तो चलने पर क्या हो जाएगा मेरे साथ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाएंगे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या बढ़ जाएंगे, जबकि साथ में मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ये तो हमने पढ़ रखा है लेफ्ट टू राइट चलने पर। और अप टू डाउन चलेंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। चले हमें लेफ्ट टू राइट चलना है तो क्या हो जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर चाहिए हमें, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, फ्लोरीन का, बिना कहे फ्लोरीन। तो इसमें देखो फ्लोरीन कहाँ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसको काट दो, इसको नहीं आ रहा, तो मतलब 2 ऑप्शन हमने उड़ा दिए, पहले ही उड़ा दिए 2 ऑप्शन। अब बचे कौन से 2 ऑप्शन, दोनों में फ्लोरीन आ रहा, तो फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन, यहां तक बिल्कुल सेम है। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट आगे की ओर, यहां तक हमने कर लिया है। अब चलते हैं इन दोनों में कंफ्यूजन करते हैं। देखो अगर मैं यहां चलता हूं तो क्या हो गया, और एक नीचे चलता हूं, 2 कंडीशन है। तो हमें पता है कि जब मैं अप टू डाउन चलता हूं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, बढ़ेंगे, जबकि मैं पीछे चलूंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे, उधर ही बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले को क्या करना है, भूल जाना है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को, ये वाला ऑर्डर सी जो है उसको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन कर देना है, इसको डी को क्या कर देना, अपने को कैंसिल कर देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखो कंसिडरिंग द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के ऑर्डर पे हमें बात करनी है। तो मैंने बताया था कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, तो ऑक्सीडाइजिंग जो
पावर है या जो नेचर है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो बढ़ती है तो चलो बढ़ा लेते हैं। देखो क्या है, ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। चले बात करते हैं। तो बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कौन करेगा, फ्लोरीन करेगा, ऑक्सीजन करेगा, नाइट्रोजन करेगा या क्लोरीन करेगा। तो देखो इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ती है। अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होगी तो क्या होगी, चलते हैं ऑर्डर की ओर। तो ऑर्डर क्या करते हैं, पहले फ्लोरीन की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन में नहीं आ रहा था इसको काट दो, फ्लोरीन इसमें नहीं आ रहा था इसको काट दो। अब चलते हैं बात करते हैं आगे की ओर, क्या मुझे नीचे जाना पड़ेगा या ऑक्सीजन को लेना पड़ेगा। तो देखो इधर अगर मैं इसमें बात करना चाह रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो फ्लोरीन की बात क्या आ रहा है, क्लोरीन, इधर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगी, जबकि अप डाउन चलेंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां ऑर्डर क्या जाएगा, पहले ऑक्सीजन को लेंगे हम, क्या लेंगे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ये क्या करेंगे हम, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के जस्ट थोड़ा सा क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद हम फ्लोरीन कंसीडर करके हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रोजन कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका दूर क्या हो गया, फ्लोरीन से 2 स्टेप दूर चला गया। इसलिए चले, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, किसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। चले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से पढ़ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बनाना। देखो क्या है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री को क्या करता है, इफेक्ट करता है। चलो आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस शेल, मतलब कौन सा इनमें से फैक्टर वैलेंस शेल को अफेक्ट नहीं करता है, ये पूछा गया है। मतलब बात समझ आ गई चीज, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। मतलब क्या करता है, कोई भी अगर मैं बात करूंगा किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करता है वो उसकी एलिमेंट की केमिस्ट्री को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन ऐसा कौन सा इनमें से इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो क्या करता है, उस एलिमेंट के वैलेंस शेल को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता। तो चलिए बात करते हैं, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मास और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो मान लो मैंने बात किया किसकी, सोडियम एलिमेंट की, सोडियम एलिमेंट की बात करूंगा तो देखो इसमें क्वांटम नंबर में यहां मेंशन कर रहा हूं। तो देखो अगर मैं इसमें यहां बात कर दूं, मान लो अगर जेड इफेक्ट की बात करूंगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, इसका वैलेंस शेल क्या चेंज होगा या इफेक्ट पड़ेगा, जी पड़ेगा। तो मतलब ये तो फर्क, मतलब क्या होगा, जेड इफेक्ट की वैल्यू तो करेगी। तो मतलब ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। चलिए आगे दूसरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या मैं बात कर रहा हूं, अगर n की वैल्यू में 1 कर दिया, n की वैल्यू 2 कर दूंगा, n की वैल्यू 3 कर दूंगा, तो वैलेंस शेल में कोई दिक्कत आएगी क्या, जी क्यों नहीं आएगी, वैलेंस शेल में दिक्कत आएगी। कैसे नहीं आएगी, वैलेंस शेल मतलब अगर मान लो शेल ही बढ़ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन की बात करूंगा शेल कितना हो गया 1, सोडियम बात करूंगा शेल कितने आ गए 2, अगर मान लो पोटेशियम बात कर रहा हूं कितने आ गए, शेल 3 आ गए, तो शेल आएंगे तो शेल क्या होगा, उसका वैलेंस शेल क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या उसका मास अफेक्ट करता है, किसी एलिमेंट का अगर मास कितना ज्यादा होता है वो इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो मास तो देखो, चलो इसको रख लेते हैं अपने एक बार के लिए। नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट जो सेल है, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो मतलब ये भी तो करता है। तो कौन सा बच गया अपने पास, सी, मतलब वैलेंस शेल में मास का कोई योगदान नहीं होता है कि उस एलिमेंट का मास कितना है। ठीक, तो ये मिल गया आपका कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलें क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्या है, द साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्लोरीन, नियोन और सोडियम +1 इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होता है इसमें, मतलब किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अंदर इन चारों में से कौन इसको अफेक्ट करेगा। चलिए बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज अफेक्ट करेगा क्या, दूसरा वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इफेक्ट करेगा क्या, तीसरा है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल इफेक्ट करेगा क्या, और लास्ट में है नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइज इज द सेम। क्या साइज का कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। चलिए देखिए पहले बात कराता हूं। तो सिंपल सी हमारे पास क्या है, 3 चीज आ गई, एन आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया, दूसरा क्या आ गया हमारे पास, जेड इफेक्ट आ गया, और तीसरा जो हमारे पास आया कौन सा आ गया, सिल्टिंग इफेक्ट आ गया। जेड इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। तो चलो साइज वाला कॉन्सेप्ट तो यहां लग ही नहीं रहा, तो मतलब ये तो हो गया कौन सा इसके अंदर, जेड इफेक्ट वाला तो कौन सा रही है रहा, जिसको काट दो। आगे चले, सिल्टिंग इफेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, साइज बढ़ेगा तो सिल्टिंग इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मतलब ये भी ऑप्शन कहां गया, सिल्टिंग इफेक्ट वाला, ये भी उड़ा दो। मतलब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन इन द आउटर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम, सिल्टिंग इफेक्ट कंसीडर करते हैं। तो जब सिल्टिंग इफेक्ट कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम मेजर नहीं कर देंगे क्योंकि साइज से क्या होगा, इफेक्ट करता है। चलो आगे चलेंगे, वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n
क्या इससे इफेक्ट होता है? देखो इधर, अगर मैं बात करता हूं फ्लोरीन वाले की, तो ये कौन से आ रहा है? ये आ रहा है सेकंड पीरियड के अंदर। मैं बात करता हूं सोडियम की, तो किसमें आ रहा है? ये थर्ड वाले के अंदर आ रहा है, थर्ड पीरियड के अंदर आ रहा है। तो जब पीरियड चेंज हो रहा है तो क्या इससे इफेक्ट होगा? कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंसी क्या है। अगर उसकी नेगेटिव वैलेंसी है तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। अगर उसकी पॉजिटिव वैलेंसी है तो साइज क्या होगा? उसका कम हो जाएगा। तो हमें बात करेंगे कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द फैक्टर बिकॉज देयर साइजेस इज द सेम। चले आगे इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखो वापस थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जनरली यहाँ पे कौन सा आएगा क्वेश्चन? आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। तो आपको जो तैयारी करोगे, कैसी करोगे? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तैयारी करोगे आप। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनमें से गलत है इन रिलेशन टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी? हमें क्या करना है, जो चार ऑप्शन आपको गिवन है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन क्या है? रोंग है। किसके साथ में रिलेट के साथ करेंगे हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इसको क्या करेंगे? रिलेट करते हैं। तो जब इसको मैं रिलेट करता हूं तो क्या आएगा? देखो क्या लिखा है पहला ऑप्शन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। कि आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है IE, वो क्या होती है? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फिल करता जा रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके अंदर IE की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो यही तो हमने पढ़ा है कि जब भी पीरियड के अंदर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या हो जाएगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो मतलब ये तो ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ये सही है। मतलब हमें क्या कौन सा ढूंढना है? हमें ढूंढना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट तो ये तो होगा नहीं। चले आगे। दूसरा, द ग्रेटेस्ट इंक्रीज in ionization enthalpy is experienced on removal of electron from core noble gases configuration। देखो इधर, अगर मैं बात कर रहा हूं, मैंने जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? नोबल गैसेस की होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? फुल फिल्ड होते हैं। तो जब भी कोई चीज स्टेबल होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम एनर्जी देंगे तो क्या होगी? उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी अपने आप ही क्या होगी? सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी और दूसरे ग्रुप के कंपेरिजन क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल सही है। हमें ढूंढना कौन सा है? रोंग। तो मतलब ये भी नहीं होगा। चले तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या बोलता है? एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लो आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्या है? आउटर मोस्ट सेल के अंदर एंड ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? वहां से इलेक्ट्रॉन को, मतलब डेफिनेशन क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की? हम पढ़ते हैं कि किसी भी गैसेज एलिमेंट के अंदर या कोई भी एटम में या आयन के अंदर में से अगर वन इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी हम उसको बोलते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि अगर किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि कहें लास्ट वाला है उसको बाहर निकालने में क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो बिल्कुल सही है, निकलती है ज्यादा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है लास्ट वाले को निकाल। चले ये भी क्या है अपने पास? रोंग हो गया। ये भी ऑप्शन क्या होगा? 4 3 क्या सही है। चले 4 पे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n, जिसकी वैल्यू n है, वैल्यू इज इजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर n वैल्यू। चले देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। दो वर्ड है यहाँ पे, बियरिंग लोअर n वैल्यू और दूसरा क्या बोल रहा है? बियरिंग हाई n वैल्यू। तो देखो इधर मैं बात करता हूं, n मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें मैं बात करता हूं, तो जब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी, मान लो एग्जांपल लेता हूं, सोडियम में लिया और साथ में मैंने लिया कौन सा? हाइड्रोजन ले लिया और साथ में लिथियम ले लिया। इनकी तीनों की अगर मैं n की वैल्यू बात करता हूं, इसकी होती है 1, इसकी होती है 2, इसकी कितनी होती है 3। तो सबसे ज्यादा इजी कौन से इलेक्ट्रॉन, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो क्या किसमें से इजी रहेगा? जितना ज्यादा, मैं हम डेफिनेशन क्या बताते हैं? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया इसके अंदर? 3 वाला। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि इसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल बियरिंग लोअर n वैल्यू इज इजी, मतलब n कम वाली n वाली वैल्यू से निकालने के लिए क्या होगी? ज्यादा इजी रहता नहीं रहता, क्योंकि उसमें कहता है
ज्यादा एनर्जी में देनी पड़ती है कंपैरिजन। तो ये क्या हो गया अपने ऑप्शन डी जो है वो क्या है बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर है। ये ऑप्शन क्या है रॉन्ग है। हमें ढूंढना कौन सा था, हमें रॉन्ग ही ढूंढना था, तो हमें मिल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इन द मॉडर्न पीरियड टेबल द पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ। देखो सिंपल सा, अगर कोई बच्चा आराम से अगर इसको क्वेश्चन को देखेगा नहीं तो गलत ही करके जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पीरियड किसको इंडिकेट करते हैं, तो दिमाग लगाएंगे कि मॉडर्न पीरियड टेबल आ रही है और पीरियड आ रहा है तो क्या लगा दो, एटॉमिक नंबर लगा दो। लेकिन ये गलत ऑप्शन है, एटॉमिक नंबर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पीरियड बोले तो पीरियड क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 पीरियड है। 7 पीरियड किसको डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। यही तो बताया था अपन ने, पीरियड किसको डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं, ना कि एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर को कब डिनोट करेंगे, हाँ इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको डिनोट करते हैं, वो करते हैं एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ऑप्शन आपको मिल गया। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ें और अच्छे से इसका आंसर देवें। चले आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23, वो सब क्वेश्चन नंबर 14 की बात चलते हैं। देखो आराम से पढ़ना, ऑप्शन आपको अच्छे से पढ़ोगे तो आराम से मिल जाएगा ऑप्शन, न कि बाकी फिर तो अगर नहीं पढ़ोगे ढंग से तो गलत हो जाएगा। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू मॉडर्न पीरियड टेबल इनकरेक्ट। ध्यान रहे पहले करेक्ट पढ़ना है कि इनकरेक्ट ढूंढना है, तो हमें कौन सा ढूंढना है, इनकरेक्ट कौन सा है। चले उल्टा चलेंगे सीधा चलें, पहले उल्टा चलेंगे आज। द ब्लॉक इंडिकेट वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, सही है। ब्लॉक कौन से होते हैं, 4 ब्लॉक बताए, कौन से, एस पी डी और एफ, 4 ब्लॉक पढ़े। एस पी डी एफ को क्या बोलते हैं हम, एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। फॉर द लास्ट सब शेल दैट रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन इन बिल्डिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही ऑप्शन है 100%, कोई गलत नहीं है। तो मतलब ये हमें कौन सा ढूंढना है, गलत ढूंढना है, तो ये मतलब ये तो नहीं होगा ये, क्योंकि ये क्या है, सही है। आगे, ईच ब्लॉक कंटेन ए नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई दैट सब शेल। मतलब जितने भी ब्लॉक होते हैं उसमें जो जितने भी क्या रहता है, ईच ब्लॉक कंटेन नंबर ऑफ कॉलम, क्या होता है, फिक्स नंबर के क्या होते हैं, कॉलम उसके अंदर होते हैं, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाइड दैट सब शेल। मतलब उसमें कितने ब्लॉक होंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे। मैं बात करता हूं पी के अंदर, पी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, तो इसमें कितने ब्लॉक होंगे, इसके अंदर 3 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, बात में आ गई आई थिंक आपको। चले आगे, तो मतलब ये जो ऑप्शन है ये भी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमें कौन सा ढूंढना है, गलत ढूंढना है, मतलब ये भी गलत नहीं है। चले एक ही बात करता हूं, द पी ब्लॉक हैज 6 कॉलम, बिल्कुल साफ 6 होते हैं, 13 14 15 16 17 और 18, 6 इसके अंदर क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, कॉलम होते हैं। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई ऑल द ऑर्बिटल इन अ पी शेल। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एलिमेंट आते हैं पी ब्लॉक के अंदर, फर्स्ट पीरियड के अंदर 6 आते हैं, मतलब सेकंड पीरियड के अंदर कितने आते हैं, 6, थर्ड में कितने आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 6 एलिमेंट। तो ये हो गया, ये भी क्या है ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमें 3 तो मिल गए, कौन से हमें सही मिल गया। अब गलत कौन सा है, देखो द डी ब्लॉक हैज 8 कॉलम, साहब 8 कॉलम मान लेते हैं एक बार के लिए, आगे चलते हैं। बिकॉज ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, नहीं साहब ये नहीं हो सकता, यही आपका ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर आपको कितने एलिमेंट फिल करने होते हैं, 10 एलिमेंट इसके अंदर फिल करने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो मतलब ये क्या है, आपके पास रॉन्ग आंसर मिल गया है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आराम से उसको सोल्व करें। चले आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो किसके रिलेट करेगा ये क्वेश्चन नंबर 15, ये करेगा अपने डोबेरेनर साहब को। डोबेरेनर साहब ने क्या बोला था कि जब भी मतलब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर देते हैं, मतलब किसके अंदर, और उसको क्या करते हैं, 3 तरीके का करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे ग्रुप बना लेते हैं। तो जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज मास आता है वो सेकंड वाले एलिमेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ यू एज्यूम दैट ए ट्रायड मास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट कितना दिया हुआ है इसने, 22 और 45, मतलब मास दिया हुआ है इसने किसका, फर्स्ट एलिमेंट का कितना दिया हुआ है साहब, 22। मास दिया हुआ है इसने किसका, सेकंड एलिमेंट का कितना दिया हुआ है साहब, 45। क्या पूछना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि मास ऑफ थर्ड एलिमेंट कितना होगा। तो जब मैं मास ऑफ थर्ड एलिमेंट की बात करना चाह रहा हूं तो क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या करना है, फाइंड करना है।
तो इसको फाइंड करना है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, डोबेरेनर साहब वाला। डोबेरेनर साहब क्या बोले थे कि मास ऑफ सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल टू आता है, ये इक्वल टू आता है किसके अंदर, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस थर्ड एलिमेंट डिवाइडेड बाय 2। हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो करते हैं वैल्यू पुट। सेकंड वाले का मास कितना है 45, तो ये आ गया 45 इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट कितना है 22, थर्ड का हमें निकालना है, थर्ड लिख दिया अपॉन 2 लिख दिया। क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 भेज दो इधर। जब भी इसको 2 इधर भेज दूंगा तो यहाँ थोड़ी जगह कम है तो अगले पेज चलते हैं। तो 45 इंटू 2 कर दिया, साथ में क्या कर दिया मैंने इसके अंदर कितना था 22 प्लस थर्ड था। देखो ये चेक कर लेते हैं, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 22 यहाँ लिया हुआ है। तो चले आगे सोल्व करते हैं इसको। अब क्या हो गया, 45 और 2 को मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 90 इक्वल टू 22 प्लस थर्ड एलिमेंट, में इसको पूरा पूरा लिखता हूं एक बार, मास। हमें यही तो पूछ रहा है, तो इसको 22 को क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। क्या आ गया अपने पास, थर्ड एलिमेंट का मास जो आता है अपने पास कितना आ गया, वो आ गया 90 माइनस के 22। जब सोल्व करता हूं कितना आ गया, 90 में से 22 गया तो कितना हो गया 70 और 68, तो मतलब मास कितना आ गया 68 आ रहा है। देखो ध्यान रहे, वैसे तो ये क्या कर रहा है, डोबेरेनर लोगो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जब लोगो फॉलो नहीं कर रहा लेकिन क्वेश्चन इसने दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व उसको करके दिखाना पड़ेगा। आई थिंक पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि कोई एक एलिमेंट है 121 वाला, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। चले आईयूपीएसी नेम देखते हैं। तो आईयूपीएसी नेम पढ़ाने से पहले थोड़ा सा मैं भी डिटेल से आपको करता हूं, पढ़ा देता हूं दोबारा क्या करते हैं। जब हमने क्या पढ़ा था, अप टू 100 एलिमेंट के क्या किया था हमने, आईयूपीएसी नेम की बात कर रहा हूं इसके अंदर, अप टू 100 के बारे में। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो मैंने बताया था इसका टेबल बनवाई थी, टेबल क्या बताई थी मैंने आपको, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में लिख दिया 9। 0 क्या बोलते हैं हम, नील बोलते हैं। 1 को क्या बोलते हैं, अन। 2 को क्या बोलते हैं, बाई। 3 को क्या बोलते हैं, ट्राई। 4 को क्या बोलते हैं हम, क्वाड। 5 को क्या बोलते हैं हम, पेंट। 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। और 7 को क्या बोलते हैं, सेप्ट। 8 को ऑक्ट और 9 को क्या बोलते हैं हम, इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, इन, ENN बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो मेरे पास क्या दिया 1 2 1 और क्या करना पड़ता है हमें, लास्ट में IUM लगाना पड़ता है। चलिए ढूंढते हैं। 1 को क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, तो क्या लिखा मैंने, अन। प्लस 2 को क्या लिखेंगे हम, बाई। और लास्ट में क्या लिखेंगे वापस 1 को, अन। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, IUM, अन बाई अनियम। क्या हो गया इसका नाम, प्रॉपर नाम क्या हो गया, अन बाई अनियम। तो देखो ढूंढो कहां मिल गया, अन 21 अरे ये तो गलत हो गया, अन्य बाई अन्यम, अरे ऑप्शन मिल गया, कौन सा आ गया, सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अन्य अन्य बाह्यम गलत है, अन्य नील नाइनियम गलत है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन मिल गया अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, जो कि क्या है आपका लास्ट क्वेश्चन है। जब लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो आप खुश हो रहे होंगे क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है जल्दी से। चले क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है जेड इफेक्ट की वैल्यू काउंट करो, किसके लिए, आयरन के लिए। तो जब इसकी बात करता हूं तो सबसे क्या करना पड़ेगा हमें, आयरन लिख दो, उसका एटॉमिक नंबर लिख दो, कितना आता है 26। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमें किसके लिए निकालना है, 3D के लिए निकालना है, ठीक है। अगर कुछ भी हमें नहीं दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर तो किसके लिए निकालना, अपने को 3D के लिए निकालना होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, 3D वाला है साहब, तो 4s बीच में RS को हटा दूं, चाहिए ही नहीं। तो क्या बच गया अपने पास बच गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। निकालना किसके लिए, आयरन के लिए निकालना। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा था, D6 वाला है, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दो। इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, आएगा 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6 और 3d5। चलिए सोल्व करते हैं। जब मैंने केस पढ़ाया था आपको, जब जेड इफेक्ट के वैल्यू पढ़ाया था, सिल्डिंग इफेक्ट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि दो केस बताए थे, एक तो एस और पी ऑर्बिटल के लिए और दूसरा डी और एफ के लिए। जब डी और एफ के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे, डी और एफ को तो क्या मान लेंगे हम 0.35 और बाकी सबको 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो डी वाला कौन सा है, ये रहा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5, और ये जितने बाकी बचे हुए कितने हैं, ये 18 हैं। इनको क्या कंसीडर करेंगे हम, इनको कंसीडर करेंगे n-1, इसको कंसीडर करेंगे हम n। तो जब इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो मैं बात करता हूं इसके अंदर s निकालता हूं। s क्या आएगा किसके लिए, S4 n के लिए। तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 0.35 मल्टीप्लाई विथ 5, कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 25 5 इक्वल टू 2, क्या हो गया 5 3 15 और 1.75 इसका आंसर आ गया। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1.75। अगर मुझे निकालना है फॉर n-1 के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, तो n-1 कितना होता है, वैल्यू होती है 1, कितने इलेक्ट्रॉन है 18, तो कितना हो गया 18, दोनों को कर दो ऐड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 1.75 को साथ में ऐड करूंगा किसके 18 के, तो कितना आ गया 75.19, 19.75 ये अपने पास आ गया। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जेड इफेक्ट। तो जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्ट का फॉर्मूला होता है जेड माइनस एस। जेड कितना है मुझे पता है, आयरन 26 पे आता है, और एस कितना होता है, एस अभी आया कितने पास मेरे पास 19.75, इसमें से कर दो माइनस करेंगे तो कैसे कितना आएगा 0.25 पहली बात तो, और 25 में से अगर 19 गया तो कितना बच गया 6.25। ये क्या हो गया अपने पास, आंसर आ गया। एक बार चेक कर लेता हूं दोबारा, 25 माइनस 9 16, ठीक है, क्या आ गया अपने पास 6.25 क्या गया अपना फाइनल आंसर आ गया है। तो ये थी आज की अपनी क्लास जो कि कंप्लीट हो चुकी है। इस वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, इस वाली क्लास में हमने पढ़ा है कि एनसीईआरटी के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं नीट के अकॉर्डिंग, और मैंने उसको क्या किया, कुछ क्वेश्चन तो मैंने क्या लिया एमसीक्यू टाइप के लिए, कुछ मैंने क्वेश्चन एज इट इज यहाँ से एनसीईआरटी से उठा लिए। क्यों निकाल लिए, क्योंकि आराम से आप उसको सोल्व कर सको, मैं बता सकूं कि एनसीईआरटी में इस लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ताकि आप एनसीईआरटी को प्रॉपर लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ सको और उसको समझ सको कि एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है। जब आप एनसीईआरटी की वैल्यू समझ जाओगे तो नीट की वैल्यू अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी कौन सी, आप जानते हो कौन सी, PYQ नीट और एम्स के बेसिस पे। मतलब इस चैप्टर से नीट में और एम्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं या कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे। जितना क्वेश्चन मेरे से हो सकता है अप्रोक्स कितना 15 से लेकर 20 क्वेश्चन जो मुझे इसमें मिल जाएंगे वो मैं आपको क्या करूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। आई थिंक आपको क्लास अच्छे समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।